लखीमपुर खीरी से विपक्षियों पर गरजे अखिलेश यादव, कहा सूबे में बनेगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार। यूपी चुनाव पूरे देश का चुनाव। अंसारी बंधुओं की हो सकती है बीएसपी में वापसी, सपा में टिकट नहीं मिलने के बाद अब हाथी की कर सकते हैं सवारी। पहली बार बीएसपी की टिकट से पहुंचे थे विधानसभा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बेटी वाले बयान पर जेडीयू नेता शरद यादव को भेजा नोटिस। शरद यादव अपने बयान पर कायम, कहा नहीं की कोई गलत बात। और राम मंदिर पर दिए बयान से पलटे केशव प्रसाद मौर्य, चुनाव के बाद अयोध्या में बनेगा राम मंदिर, केशव का था बयान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं रंजना। अखिलेश ने लखीमपुर खीरी से चुनावी रैली की। इस दौरान अखिलेश ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि अच्छे दिन का वादा कर इन लोगों ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि लोगों को लाइन में लगा दिया। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन सूबे में सरकार बनाएगा। यूपी के चुनाव को पूरे देश का चुनाव बताते हुए अखिलेश बोले कि ये सिर्फ यूपी का चुनाव नहीं बल्कि पूरे देश का चुनाव है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विरोधियों पर जमकर बरसे और नोटबंदी के फैसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए नजर आए कि अच्छे दिन का वायदा तो किया था लेकिन लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। हम तो अपने कांग्रेस के साथियों से भी धन्यवाद देंगे। हालांकि पहले उलझन हुई कि कांग्रेस लड़ेगी कि सपा लड़ेगी। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, लगा होगा कि कांग्रेस लड़ेगी, फिर का सपा लड़ेगी, लेकिन अब तो अच्छा है कि दोनों साथ साथ लड़ेंगे और बहुमत की भी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं, भावना दिव्या आहूजा जुड़ी हैं। भावना, अखिलेश यादव एक बार फिर विरोधियों पर बरसे हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने, विस्तार से जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज अखिलेश यादव जी ने फिर एक बार बीजेपी को अपने निशाने पे खासा समझा। उन्होंने मायावती की सरकार से तो जरूर तंग करता, लेकिन साथ में अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा बरसे वो बीजेपी सरकार थे। अगर बीजेपी की बात करी जाए तो उन्होंने खासतौर पर नोटबंदी को लेते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने नोटबंदी करके कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन कहाँ गए। आम जनता को इससे सबसे ज्यादा परेशानी हुई। लाइन में आम जनता लगी, अमीर लोग नहीं लड़े, व्यापारी लोग नहीं लड़े, और सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो बिजनेस वर्ग को हुआ, यानी कि व्यापारी वर्ग को हुआ। आम जनता तो लाइन में खड़ी रही, लेकिन उसको इतना नुकसान हुआ कि उन्होंने जान भी जो खोनी पड़ी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जहां एक और बीजेपी की सरकार ने दूसरों की जान ली नोटबंदी के चलते, तो वहीं हमने उन परिवारों की मदद की 2-2 लाख रुपए करके। यानी कि उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जहां बीजेपी की सरकार आम जनता को तकलीफ देती है तो हम उस तकलीफ को दूर करते हैं। ये उनका खास कहना था इस चीज को लेके। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे दिन को कहा जरूर था बीजेपी ने, लेकिन अच्छे दिन कहाँ गए, कैसे आए, ये हम नहीं समझ पाए। आप समझ पाए तो हमें बता दो। साथ ही साथ उन्होंने ये जरूर कहा है कि बीजेपी की जो सरकार है वो ऐसी सरकार है जो झूठे वादे करती है, जो बहकाती है आम जनता को। हमारी ऐसी सरकार है जिसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, यानी कि जो हम कहते हैं हम वो पूरा करते हैं। उन्होंने कहा जो बजट आने वाला 1 फरवरी को, उसको देखते हुए साफ तौर पे कहा कि वो भी देखिएगा कि समाजवादी पार्टी पे ही प्रेरित होगी, यानी कि उसी से इंस्पायर्ड होगी। उन्होंने कहा कि हम सारी जो विपक्षी दल है, चाहे वो मायावती की सरकार यानी कि पत्थर वाली सरकार हो या हो बीजेपी, वो अब चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि जो मैनिफेस्टो निकाल दिए उससे अच्छा मैनिफेस्टो कोई निकाल ही नहीं सकते। यानी कि हमने अपने मैनिफेस्टो में हर वर्ग को ध्यान में रखा है, हर वर्ग की अच्छाई रखी है। इस साफ तौर पे उन्होंने ये चीजें कही हैं। जी भावना, यहाँ पर एक अहम बात यह है कि एक बार फिर से बीजेपी से बड़ा कंपटीशन मान रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि लगातार
भारतीय जनता पार्टी पर तंज कस रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि अच्छे दिन का जो वायदा किया था वो कब आएंगे। तो जो बड़ा कंपटीशन मान रहे हैं वो बीजेपी से मान रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात बहुत सही कही आपने अंजना जी कि साफ तौर पे देखा जाए तो कल की अगर रैली देखा जाए तो आज की अगर रैली देखा जाए, दोनों रैलियों को मिलाकर देखा जाए तो यानी कि जनसभा को रात देखा जाए तो साफ तौर पे दिख रहा था कि मायावती सरकार के बारे में भी उन्होंने बोला है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के बारे में लगातार बोला है वो दिख रहा है कि शायद अब वो अपना कंपटीशन जो है वो बीजेपी सरकार से ही समझते हैं। लगातार उसी पे निशाना साधना और उसी पे तंग कसना साफ दिखाता है कि उनको लगता है कि शायद मायावती की सरकार से उनका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए बीजेपी से तो लग रहा है कि उनको बीजेपी से ही मेन टक्कर दिख रही है। वहीं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि गठबंधन की बात उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले आप लोग ये सोच रहे थे कि पहले हम लड़ेंगे, फिर सोच रहे हम कांग्रेस लड़ेंगे, उसके बाद अब आपको अच्छी बात है कि हम दोनों साथ में लड़ेंगे। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि पहले साइकिल अकेले चल रही थी, अब उसे हाथ में मिल चुका है, यानी कि पंजा जब मिल गया तो साइकिल तेज दौड़ेगी। जी हाथ दिखा हो कि कांग्रेस की प्रशंसा करते हुए हार देखिए उन्होंने कहा कि अब दोनों साथ में मिलकर सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पहले हम 200 सीटें ला रहे थे, 250 सीटें ला रहे थे, कांग्रेस के साथ मिलकर हमें उम्मीद है कि 300 पार कर देंगे। यानी कि इस वक्त साथ तो हो चुके हैं, कांग्रेस प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन सबसे अहम बात दिख रही है जी भावना, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि गठबंधन को लेकर जिस तरीके से बयान आया है अखिलेश यादव का, उसको ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं गठबंधन के विरोध में जो कार्यकर्ता खड़े हो गए थे, जो कह रहे थे कि अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए, उन सबको अब प्रिटेंड ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो फैसला लिया समाजवादी पार्टी ने वो सही लिया। लगता है संपर्क टूट गया हमारा। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि अखिलेश यादव जमकर बरसे हैं विरोधियों पर। मोदी सरकार पर निशाना साधा है और सवाल खड़ा किया है कि जो अच्छे दिन का वायदा किया था वो अच्छे दिन कब आएंगे। इसके अलावा नोटबंदी को लेकर भी तंज कसते हुए नजर आए। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने एक बार फिर राम मंदिर का राग अलापना शुरू कर दिया है। राम मंदिर को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आया है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि राम मंदिर को लेकर उनकी पार्टी पूरी तरह से राम मंदिर को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आती है तो राम मंदिर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि बाद में इसे यू टर्न लेते हुए भी नजर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव प्रसाद मौर्य, जिनका साफ कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाया जाएगा। तो ये अपने आप में ही एक विचित्र स्थिति यहाँ खड़ी होती है कि राम मंदिर का राग अलापना भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से शुरू कर दिया है। जैसे जैसे यूपी के विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, इसी को देखते हुए एक बार फिर से राम मंदिर की बात करना कहीं ना कहीं चुनावी पैंतरा हो सकता है। अखाड़ा परिषद का और सभी पूज्य संतों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। रामलला का भव्य मंदिर ये 2 महीने में नहीं बनने जा रहा है, अब चुनाव के बाद ही बनेगा। इसलिए राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है, इस समय कोई मुद्दा नहीं। ये धोखेबाजी कर रहे हैं, न पिछड़ों के ये सगे हैं न दलितों के सगे हैं। ये दोनों समाज के साथ धोखा करने का काम कर रहे हैं और दोनों समाज इनसे ब्याज के साथ 2017 के चुनाव में हिसाब चुकता करेगी। समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस का जहाज पहले ही डूब गया था। मैं यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा का और कांग्रेस का गठबंधन ही नहीं, अगर इसमें बसपा भी शामिल हो जाए तब भी इस जहाज को डूबने से कोई बचा नहीं सकता है। भावना दिव्या आहूजा जुड़ी हुई है हमारे साथ, हमारी सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। भावना, तो अब वही राग एक बार फिर से अलाप लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमेशा अलापते हुए आई है। राम मंदिर का मुद्दा अब एक बार फिर से लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी है बीजेपी की तरफ से। तो केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर क्या विस्तार से जानकारी है आपके पास?
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि लगातार बीजेपी राम मंदिर को कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा लेके चलती है, जहां विकास को लेके चलती है समाजवादी पार्टी, तो धर्म की राजनीति और राम मंदिर की राजनीति पे खासा ध्यान देती है बीजेपी। हिंदू की सरकार मानी जाती है बीजेपी सरकार, ब्राह्मणों की सरकार मानी जाती है, यानी कि उनका वोट बैंक यही कहा जाता है कि खासा यही वोट बैंक है। मुस्लिम वोट बैंक में कहीं ना कहीं वो पीछे हमेशा ही रहते हैं, साथ नहीं मिलता है। अब राम मंदिर की बात ऐसे लाना, इस वक्त चुनावी वक्त पे ये सब बातें लाना, साफ तौर से ये वोट अपील या वोट बैंक को निभाने की कोशिश करी जा रही है, यानी कि ये वोट बैंक को अट्रैक्ट करने की कोशिश जा रही है। संतों को हमेशा से लुभाने की कोशिश करी है बीजेपी ने, यानी कि बीजेपी की सरकार ने हमेशा से अयोध्या को एक मुद्दा बना के ही चुनाव में आगे आने की कोशिश करी है। जाहिर सी बात है, इस वक्त चुनावी माहौल है, हर विपक्षी दल, हर पार्टी अलग अलग मुद्दों में जरूर सामने आ रही है, जिसके लिए कहीं ना कहीं पहचानी भी जाती है और जिसके लिए कहीं ना कहीं उसके वोट बैंक में एडवांटेज भी होता है। उसी के चलते जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी के पास राम मंदिर का आ गया है टॉपिक, उनको याद आ गया है कि राम मंदिर के बारे में बोल के ही हम आम जनता को और लुभा सकते हैं, यानी कि उन्होंने साफ तौर पे ये चीज बोली है कि अभी तो नहीं, लेकिन 2 महीने में नहीं, लेकिन चुनाव के बाद राम मंदिर बनाएंगे, यानी कि साफ तौर पे अयोध्या के लोगों को एक प्रोजेक्ट रख दिया है भावना, कहा जा सकता है एक प्रोजेक्ट रख दिया है जनता के सामने कि अगर सरकार बनी तो राम मंदिर बनवाएंगे, ये एक प्रोजेक्ट की तरह कहा जा सकता है। क्योंकि भावना, क्या आप सुन पा रही हैं? जी बताइए। एक प्रोजेक्ट की तरह इसे कहा जा सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें बीजेपी के चुनावी मुद्दे की, तो अब नोटबंदी को लेकर जनता के बीच में तो जाने से रही पार्टी, जो सर्जिकल स्ट्राइक बताते थे ये ब्लैक मनी के खिलाफ, अब उस मुद्दे पर ये लोग बोलना ही नहीं चाहते। तो अब दूसरा एजेंडा क्या लेकर आया जाए जनता के बीच में? ऐसे में राम मंदिर का एक प्रोजेक्ट है इनके पास। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जहां ये 2 मुद्दों से राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि पहले उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से आम जनता को लुभाने की कोशिश करी, उसके बाद नोटबंदी को लेकर आम जनता को लुभाने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें आम जनता को लुभा नहीं पाए, उल्टा कष्ट ही दे पाए। यानी कि पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक में जरूर एक देश के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज थी, जो कि सही बात थी, लेकिन उसको चुनावी मुद्दे में उतारना ही गलत बात थी। यानी कि आप सिक्योरिटी को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर टिकट या वोट बैंक देना एक सही राजनीति नहीं कही जाए, आम जनता का ये मानना बाद में हुआ। उसके बाद अगर नोटबंदी की बात गई, पहले तो आम जनता को जरूर ये फैसला सही लगा था, लेकिन जो तकलीफें उसमें सही, जिस तरीके से जो गरीब जनता थी, जो आम जनता थी, अभी तक वो तकलीफें कह रहे हैं, जो व्यापार में नुकसान हुआ, मार्केट पूरी गिर गई, उसको देखते हुए भी अब उनके पास कुछ नहीं है कहने को। तो तीसरा मुद्दा उठा के लेके आई है, यानी कि जिस मुद्दे से हमेशा से कहीं ना कहीं वो लाभ भी उठा पाई है, ये पीढ़ियों से चला आ रहा है बीजेपी की सरकार में, वो है राम मंदिर। और अब राम मंदिर को एक प्रोजेक्ट कह सकते हैं कि मैनिफेस्टो का एक पार्ट लेकर जरूर आ गई है बीजेपी, यानी कि एक झलक दिखा दी है उसने अपने। चलिए भावना, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य का एक बड़ा बयान आया है, राम मंदिर को प्रोजेक्ट करते हुए नजर आए हैं केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि बात जो है वो उसके बाद घुमाते हुए भी नजर आए, विरोधियों पर भी निशाना साधा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज भी कहा। समाजवादी पार्टी में कौमी एकता दल के विलय की कोशिशें नाकाम होने के बाद अब बाहुबली मुख्तार अंसारी बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्तार मऊ सदर से बसपा की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि बीएसपी कैंडिडेट मनोज राय का टिकट कटने के बाद मुख्तार को टिकट मिला है। इससे पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरेंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि मुख्तार के नाम पर जो विवाद था वो क्या था। अंबिका चौधरी के बीएसपी में शामिल होने के बाद मुख्तार भी ज्वाइन कर सकते हैं बीएसपी। तो समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर बीएसपी में शामिल होने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय होने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। विधायक मुख्तार अंसारी विवाद की वजह थे, क्योंकि जो छवि थी वो बाहुबली छवि थी। अखिलेश विलय और अंसारी बंधुओं के खिलाफ थे। अखिलेश यादव ने
इस विलय से मनाही की और साथ ही अंसारी बंधुओं को पार्टी में शामिल करने पर भी अपना रोष जताया। मुख्तार ने पहला विधानसभा चुनाव 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीता था। 2 चुनाव में वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरे और जीत भी हासिल की। इसके बाद 2007 में वो दोबारा बीएसपी में शामिल हो गए। यह उनका पूरा राजनीतिक सफर आपको बता रहे हैं। 2009 का लोकसभा चुनाव उन्होंने वाराणसी से मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लड़ा और 2010 में बीएसपी ने उन्हें आपराधिक गतिविधियों के चलते अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया। इसके बाद कौमी एकता दल बनाई गई। अंसारी भाइयों ने मिलकर बनाई कौमी एकता दल और उसके बाद 2012 का विधानसभा चुनाव कौमी एकता दल की तरफ से लड़ा। अंबिका चौधरी के बीएसपी में शामिल होने के बाद अब मुख्तार बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी में स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की लिस्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी शामिल है। माना जा रहा है कि अब प्रियंका अमेठी रायबरेली से बाहर भी प्रचार करने उतरेंगी। कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ने के साथ साथ स्टार प्रचारकों पर भी अब खासा जोर दिया जा रहा है। ऐसे में 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट शामिल की गई है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की लिस्ट में शिवपाल यादव और अपर्णा का नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी की कुल 40 नाम की लिस्ट सामने आई है। माना जा रहा है कि पार्टी की लिस्ट में वही लोग शामिल हैं जो अखिलेश को व्यक्तिगत रूप से भी पसंद है। वहीं समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध भी तेज हो गया है। इसका नजारा आजमगढ़ जिले में देखने को मिला, जहां गोपालपुर विधानसभा से विधायक वसीम अहमद का टिकट कटने से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रत्याशी बनाए गए नफीस अहमद का पुतला भी फूका। तो वहीं दूसरी ओर जिले के सगड़ी से विधायक अभय नारायण पटेल को दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर अपनी नाराजगी जताई। विचार करना पड़ेगा क्योंकि अखिलेश यादव हमारे प्रधानी का वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। अखिलेश यादव पूरा विचार करना पड़ेगा क्योंकि वो हम युवा है। अखिलेश यादव हमारे युवा नेता है। अगर अखिलेश यादव अपना जिंदाबाद। वहीं यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी के चारों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा है। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान के साथ विजय सिंह और नसीर अहमद खान चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। नामांकन के बाद कैबिनेट मंत्री आजम खान ने उद्योगपतियों पर जमकर निशाना साधा और नेताजी मुलायम सिंह यादव को एक बार फिर से सुपरस्टार करार दिया। आजम खान ने आरएसएस को भी आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि रामपुर में 5 विधानसभा सीट है, जिसमें 1 कांग्रेस के और 4 समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। जितना पैसा देश के बादशाह ने किंगफिशर के मालिक अडानी और अंबानी का माफ किया है, माफ नहीं किया है, खजाने से दिया है। और ये खजाना उस किसान का है, मेहनतकश मजदूर का है, जिसके टैक्स से और मेहनत से, उसके खून पसीने से ये खजाना भरता है। जितना पैसा खजाने से अडानी को, अंबानी को और देश के पूंजीपतियों को दिया है, उतना ही पैसा हर गरीब के खाते पर पहुंचा दें और नहीं पहुंचाएंगे तो इसकी सजा पाएंगे। नैतिकता का प्रश्न करने का अधिकार अगर है तो सिर्फ समाजवादियों को है। समाजवादियों ने कभी नैतिकता के खिलाफ कोई काम नहीं किया और अगर किसी की देश में पहचान है और आज भी सबसे बड़ा जननायक कोई है तो उसका नाम मुलायम सिंह यादव। लिहाजा जो आरएसएस संविधान में यकीन नहीं रखती, जो आरएसएस बापू में यकीन नहीं रखती, जो आरएसएस बापू के हत्यारों को हीरो मानती हो, उस आरएसएस ने अभी कुछ दिन पहले एक बार फिर अपनी इस मंशा को दोहराया है कि पिछड़ों का, दलितों का, उपेक्षितों का, कमजोरों का आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के वीडियो वायरल होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बुलंदशहर का है, जहां सोशल मीडिया पर
राष्ट्रीय लोकदल और बीएसपी प्रत्याशी के 2 वीडियो वायरल हुए हैं। पहले वीडियो में पिटाई दिखाई गई है, जिसमें पिटाई करने वाला बीएसपी प्रत्याशी हाजिल अलीम है और जो पिटाई खा रहा है वो राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी भगवान शर्मा है। वहीं दूसरा वीडियो फुटबॉल मैच खेलते हुए दिखाया गया है। इसमें हारने वाले प्रत्याशी हाजिल अलीम हैं और जीतने वाले भगवान शर्मा है, जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं। रात में मैंने उन चीजों के लिए बीजेपी के लोग जो घृणा फैला रहे हैं हिंदू और मुसलमानों में, तो उसके लिए मैंने कल एप्लीकेशन देकर के रात में अपने प्यारों के द्वारा तो जो भी व्हाट्सएप ऐसे लोग चला रहे हैं फेसबुक, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो अमन और चैन को खराब करे। खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओके इंडिया। नमस्कार।